नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि आज हम सभी लोग भारत की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बताना चाहेंगे। आप वास्तव में हारते तब नहीं हैं जब आप युद्ध में लड़ते हैं और अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। आप हारते तब हैं जब आप युद्ध में या फिर भाग ही नहीं लेते हैं, और या फिर युद्ध में भाग तो लेते हैं फिर दोबारा उठ खड़े होने का साहस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर युद्ध का अभिप्राय यहाँ पर एग्ज़ाम देने से है और सिलेक्शन पाने से है। अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ है। उस यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में जिन विद्यार्थियों ने, जिन एस्पिरेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वह अपनी लय और गति को बनाए रखें और मेंस के लिए जुट जाएं। इसमें लेखपाल वैकेंसी काफ़ी उनके पास एक बड़ा अवसर है। उसके बाद भी कुछ इसमें वैकेंसीज आएंगी, कुछ तो डिक्लेयर भी हो चुकी हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट की, और भी वैकेंसीज जोड़ी जाएंगी। लेकिन जिन छात्रों का किसी भी कारणवश जो है एग्ज़ाम उनके अनुरूप नहीं हुआ है, या उनको लगता है कि हम शायद कट ऑफ में ना आएँ, तो वह इस पर कतई निराश ना हो, बल्कि वह अपनी गति और पढ़ाई करने के जो अपने अनुभव हैं उनको थोड़ा सा बदलें और गति को और बढ़ाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा समय टेबल और चेयर पर बिताएं, क्योंकि उनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। उनके पास भी कई सारे अवसर हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, डिफेंस में भी कई सारे अवसर हैं। जीडी की वैकेंसी चल ही रही है, कांस्टेबल भी आने वाली है, और यूपीएसआई तो डिक्लेयर हो ही चुकी है। अक्टूबर के बाद आसपास एग्ज़ाम होना है इसका। तो और भी जो शिक्षक भर्ती भी जो जूनियर एड की है उनका भी एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर में होगा। और हाई कोर्ट में जो आरओ एआरओ की है इसकी वैकेंसीज़ हैं। समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस में भी है। तो ऐसे कई सारे अवसर, इलाहाबाद के साथ साथ जो अभी रेलवे की वैकेंसीज़ हैं उसकी भी वैकेंसीज़ को मतलब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसमें भी। तो कई सारे अवसर हैं और चुनौतियां भी हैं। लेकिन आपको इस पर विचार करना होगा कि हमारा जो है क्या हमसे गलतियां हुई। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में आपसे गलतियां होती हैं, आपका वहाँ फीलिंग अच्छा नहीं रहता है, मतलब जो अनुभव एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है, या आपका वह दिन नहीं होता है, तो आपको एक नई शिक्षा मिलती है, नई सीख मिलती है। हमारे मोटिवेशन से या किसी के मोटिवेशन से आप नहीं मोटिवेट होते हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल से घर की ओर बढ़ रहे होते तो मन में एक चैलेंज करते हुए चलते हैं कि अगली बार में हम एग्ज़ाम निकाल के ही रहेंगे। एक मन में होता है, वो किसी के मोटिवेशन से नहीं होता, वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। तो आप एग्ज़ाम देने गए और आपका भले ही आपके अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन आपने उस दिन बहुत कुछ सीखा। वो शायद उससे अच्छे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा कर जाए। तो आप कतई निराश ना होइए। और रही बात जो कट ऑफ की है, ये कट ऑफ जो आयोग है वो कितने गुना, मतलब कितने मल्टीपल में स्टूडेंट बुलाता है, इस पर निर्भर करेगा। यदि वो 15 मल्टीपल में बुलाता है जैसे पीसीएस वगैरह में जो पहले 16 मल्टीपल में स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था, मतलब 16 गुना में, तो वैसे ही ये बुलाता है, थोड़ा सा कट ऑफ डाउन हो सकती है। और इस पर हम विश्लेषण अच्छे से करेंगे, कल के एक लेक्चर में रहेगा। देखिए, कट ऑफ बढ़ने के क्या कारण रहते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। कट ऑफ इस बार घटने के क्या कारण हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग भारत की न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक यही है, भारत या भारतीय न्यायपालिका। ठीक, भारतीय न्यायपालिका। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज जो बच्चे लिए थे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमने अभी मैच किया था, अभी सारे क्वेश्चन लगभग मैच करने वाले, मतलब कुछ सब्जेक्ट के मैच किए हैं। जीएस में 100% लगभग रहा है जितना हमने मैच किया। देखिए, जो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आए थे, तो 10 क्वेश्चन मतलब जीएस के जो मतलब सिलेबस में दिए थे वो, और जो क्या कह सकते हैं जीके में 1-2 क्वेश्चन है वो अलग है, उनको नहीं जोड़ रहे हैं। तो जो 10 जीएस में क्वेश्चन आए, लगभग फर्स्ट शिफ्ट में हमारी टेस्ट सीरीज के 8 क्वेश्चन फंसे। हम इसको दिखाएंगे बाकायदा, इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। और 9 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में 10 में से फंसे। लेकिन ये किस तरीके से है, जैसे बिल्कुल डिटो कोई प्रश्न मिला है, लेकिन अदर प्रश्न उसके ऑप्शन से मिले हैं। जैसे कथन में कौन सत्य है कौन असत्य, इस तरीके से जिस सत्य कथन वाले में आंसर मिला है। तो ऐसा पेपर हमने सेट किया था कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, तो क्वेश्चन तो मिलेगा ही। और जो कॉन्स्टिट्यूशन आया फर्स्ट शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन 5 में से टेस्ट सीरीज के फंसे, एक आध क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक पे हो जाते हैं। और सेकंड शिफ्ट में 5 में से 4 क्वेश्चन आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जो आए। हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन जो सिलेबस में दिया था 5 नंबर के आएंगे 5 क्वेश्चन, उसकी बात कर रहे हैं। जो उधर साइड में आया है जीके पोर्शन में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, जैसे भारत
कि न्यायपालिका के जैसे भारत की न्यायपालिका से नहीं, जैसे एक क्वेश्चन आया था लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ये भी हमने टेस्ट सीरीज में कराया था, लेकिन ये जीके में पूछ लिया गया, तो उनकी हम बात तो कर ही नहीं रहे, ये तो पूछा ही गया है, ये तो आया ही टेस्ट सीरीज से, लेकिन जो सब्जेक्ट में दिया है उसकी बात कर रहे हैं। और देखते हैं ज्योग्राफी में 5 में से 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है, काजीरंगा कहाँ है, तो नॉर्मल है, पता ही रहता है, काजीरंगा असम में है, ठीक है। और जैसे केवलादेव पक्षी अभयारण्य घाना में है। एक आधी इन क्वेश्चन को छोड़ दें स्टैटिक वाले, क्योंकि इसकी सीट देनी रह गई थी, वरना लगभग सब क्वेश्चन फंसे हैं उससे भी, ज्योग्राफी से भी। जैसे अब पढ़ने की ज़रूरत थोड़ा सा अपने को बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं वो सब करते हैं, जो हलवा है तो सब खाते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो कुछ कम ही लोग खाते हैं ना। तो व्यंजन को खाना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, भाई ज़्यादा उसमें लागत लगती है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी है। तो मेहनत के लिए क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे भी आए, सोच ले यूपी ट्रिपल एससी जो ग्रुप सी की वैकेंसी कराता है उसमें भी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन आए। हलवा तो सब कर लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट पे क्या था, जैसे टॉमस रो हेंस, ऐसे सीक्वेंस आया था बदलने के लिए, टॉमस रो हेनसॉन्ग फायान। अरे जिसको पता है, जिसने क्रोनोलॉजी पढ़ी है, उनको इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसने पढ़ा था कि फायान तो गुप्त वंश के समय आया था, फिर गुप्त के बाद गुप्तोत्तर आता था, लेटर गुप्ताज आते थे, जिसने पढ़ा है, हमने यूट्यूब में पढ़ाया है। तो लेटर गुप्ताज में कौन आ रहा था, हर्षवर्धन काल आता है। देखिए हिस्ट्री में हमने क्या बताया था, मौर्य जब टूटते हैं तो मौर्योत्तर में किनका किनका उदय होता है, सातवाहन वंश, शुंग वंश, कावाटक वंश जो है ये वंश का होता है। फिर गुप्त आ जाते हैं, फिर भारत एक हो जाता है, एक अखंड भारत के रूप में हो जाता है। फिर गुप्ताज में टूटता है, वो लेटर गुप्ताज में। फिर उसमें किसका उदय होता है, हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन से कौन थे, जो हर्षवर्धन के समय हाफ आर हर्षवर्धन, हाफ आर हैंसॉन्ग, ऐसे याद रखिएगा, ठीक। तो ये रहता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे और थे, जैसे एक क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस सेट कीजिए, शेरशाह दिया था, अकबर दिया था, इल्तुतमिश दिया था, अलाउद्दीन खिलजी दिया था। इसको याद थोड़ी करने की जरूरत है, जिसने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है बस सीक्वेंस आ गया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करते, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन होता है, इल्तुतमिश होता है। तो फर्स्ट पे इल्तुतमिश आ गया, तो और सारे ऑप्शन काट दिए, जिसमें फर्स्ट देखा इल्तुतमिश, फिर भी नहीं मिलता है तो सेकंड देख लिया, अलाउद्दीन खिलजी आता है। सेकंड पे गुलाम वंश के बाद क्या आता है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश हम देखेंगे, ठीक। तो खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी मिल जाता है। फिर 2 ही देख लिए, फिर शेरशाह अकबर की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यदि मान लो और देखना होता तो क्या होता, अकबर होते कि शेरशाह होता, शेरशाह पहले होता फिर अकबर होते, ठीक। तो ये हो जाता। ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं। और जैसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया कि भिलाई इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क का स्रोत क्या है। मतलब भिलाई इस्पात संयंत्र चलता है, उस पर लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। तो उसमें ऑप्शन दिए थे, तो 2 ऑप्शन में व्यक्तियों को कन्फ्यूजन था कि उमरिया उसमें कुछ नहीं हो सकता है, कोई फेमस नाम है नहीं। 2 थे, एक कोरबा था और एक क्या था, डल्ली राजहरा। हमने वो जो टेस्ट सीरीज का उसमें बताया है, डल्ली राजहरा क्या है, लौह इस्पात का जुड़ा हुआ मामला है। बस तुमको डल्ली राजहरा लौह इस्पात संबंधित था, उसको आप टिक कर सकते थे। अभी कोरबा कोयले से था, लेकिन आपको एक डल्ली राजहरा मिला, लौह सीधे संबंध था। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन मिले हुए हैं। और अब एग्ज़ाम का पैटर्न कहीं कहीं कन्फ्यूजन वाला है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन हार्ड नहीं दिए यूपी ट्रिपल एससी पेट ने, लेकिन ऑप्शन से खेला है। वह ऑप्शन ऐसे रखे हैं कि आपको जल्दबाजी में कंफ्यूज किया जा सके। जैसे भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वहाँ गोवा है। फर्स्ट नज़र में मार दिए गोवा है, ठीक, लेकिन आपने दिमाग ज़्यादा लगा दिया कि सिक्किम है, गोवा है, कंफ्यूज हुए तो गलती की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन दिए थे। अब सिक्किम हमने पढ़ाया है, जब भारत की स्थिति शुरुआत की बताई, सिक्किम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है और गोवा क्षेत्रफल के अनुसार। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये दलित सशक्तिकरण जो अभियान है वो कहाँ चला था, तेलंगाना में, लेकिन आंध्र प्रदेश भी दे दिया, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो गए पास। ऐसे कई क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन से खेल रहा था, हर चीज़ में ऑप्शन बहुत पास। तो इस प्रकार से आपको अब क्या करने की ज़रूरत है, जो हलवा क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट के लिए आपको मतलब थोड़ा धैर्य बना के उस किसी भी चीज़ को विधिवत पढ़िए, क्योंकि कोई प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं रह गया, कोई मेंस का नहीं, सब में सब क्वेश्चन डाल दिए जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे। और जो YouTube के वीडियो हैं उससे तो आप जैसे हिस्ट्री है तो 100% 10 में 10 निकाल देंगे। यदि आप हमारे लेक्चर उसको पढ़े हैं, नहीं हो तो वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन देखिएगा और हमारे लेक्चर पूरे सीरीज़ के देख डालिएगा। ना मिले चैलेंज है, 10 के 10 प्रश्न मिलेंगे जी हिस्ट्री के। कॉन्स्टिट्यूशन के भी आपको 5 में एक आधा भले छोड़ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज का सीन हो जाता है, वरना 5 में 5 तक मिल जाएंगे जो पूरा देखेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन।
जैसे हमने कई बार बताया, उद्देश्य प्रस्ताव को कौन प्रस्तुत करता है? 13 दिसंबर प्रस्तुत कौन कर रहा था? 13 दिसंबर 1946 को कौन प्रस्ताव? पंडित नेहरू प्रस्तुत करते थे। हमने बताया था, ये प्रश्न जो है हमने काफ़ी उस पर चर्चा की थी। इस प्रकार के प्रश्न नॉर्मल आए हुए हैं, लेकिन जो आप रटे हैं इधर से इधर एक फैक्ट वन लाइनर, तो आप वहाँ हो जाएंगे कंफ्यूज। ये प्रॉब्लम रहती है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, भारत की न्यायपालिका। अब हम इसमें भारत की न्यायपालिका में हमें क्या देखना है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये भी क्वेश्चन आया था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन इसमें जो है दोनों ऑप्शन, इसमें एक था भारत में जो है कौन संविधान की विशेषता नहीं है, एक ऑप्शन था अर्धसंघी, दूसरा था प्रतिबद्ध न्यायालय। तो दोनों प्रश्न एक हिसाब से देखे जाएं तो ऑप्शन दोनों की विशेषता भारत के संविधान में नहीं है। प्रतिबद्ध न्यायालय की इसलिए हम नहीं कह सकते कि भारत की जो न्यायपालिका प्रतिबद्ध नहीं है, किसी प्रकार से गवर्नमेंट से इसका सीन दबाव में नहीं रहता। ये स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट है, इसकी प्रतिबद्धता किसी के लिए नहीं है, स्वतंत्रता है इसको। ठीक, तो हम देखते हैं। और अर्धसंघी, वैसे तो विशेषता रियल में तो भारत का स्वरूप जो है अर्धसंघी है, लेकिन संविधान में कहीं मतलब अर्धसंघी शब्द की बात नहीं आई है। ये केसी ने कहा कि भारत का संविधान अर्धसंघी है, या कहीं संविधान में ऐसा जिक्र नहीं आया कि कनाडा से भारत की अर्धसंघी प्रक्रिया ली गई है, तो कनाडा से भारत की संघीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत राज्यों का संघ है, तो इस प्रकार संघ शब्द यूज किया गया संविधान में। लेकिन देखते हैं जो है एग्जामिनर जो है चेक करने वाला जो है उसको क्या मानता है प्रायोरिटी। वैसे अर्धसंघी भी विशेषता नहीं है, लेकिन उस हिसाब से देखते हैं कि जो रियल स्ट्रक्चर है तो उस हिसाब से मान सकते हैं, तो फिर प्रतिबद्ध न्यायपालिका ही गलत निकलेगा ऑप्शन। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं भारत की न्यायपालिका। अब संविधान लगभग, जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था लगभग समाप्त होने पर है, केवल भारतीय न्यायपालिका जो बचा है ये भी समाप्त होने पर है, ये आज रहेगा। इसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ, उससे भी अधीनस्थ न्यायालय, वो सब चर्चा हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है जो आयोग हैं, जैसे वैधानिक आयोग कौन से होते हैं, संवैधानिक आयोग कौन से होते हैं, और जो कैबिनेट द्वारा बनाए जाते हैं वो आयोग कौन से होते हैं, तो इस पर एक चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इस बार नहीं पूछे गए लेकिन आगे पूछ सकते हैं। नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, और ये बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे संवैधानिक में चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है। तो इस प्रकार से पूछे जा सकती हैं चीज़ें। तो इसके लिए हम एक लेक्चर रखेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है भारत की न्यायपालिका हम लोग समाप्त कर देंगे। फिर क्या रहेगा भारत की न्यायपालिका के बाद? हम लोग ये आयोग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर साइंस उठाएंगे, साइंस को विधिवत पढ़ेंगे, उसके हर एक मतलब आयाम पे चर्चा करेंगे, जिससे जो एक ग्रुप डी के एग्ज़ाम से लगा के ग्रुप सी और यहाँ तक यूपीएससी तक की साइंस थोड़ा कवर की जा सके, इस तरीके से हम लोग साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इकोनॉमी पे आएंगे, इकोनॉमी को समाप्त कर देंगे। फिर हम लोगों की एक विधिवत जो है पूरी जीएस की श्रृंखला तैयार हो जाएगी, और आप इसको देख सकते हैं पूरे अच्छे से। अब हम देखते हैं भारत की न्यायपालिका में हम क्या चर्चा करते हैं। पहले हाँ, हम लोगों ने जो नियुक्ति तक पढ़ा था, कैसे क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, कोलेजियम क्या है, ये सब पढ़ा था। उसके बाद हम देख रहे हैं आज कि कैसे हटाते हैं, रिमूव, हटाना। किसको हटाना? रिमूव, जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑल जजेस ऑफ ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, मतलब जो है सभी जज, इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। ठीक, सीजीआई और प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के होते हैं, वो भी शामिल हैं। तो इनको कैसे हटाया जाता है? देखिए, हटाने में दो तरीके हैं। एक क्या है कि इनको जो है संबंधित कदाचार, मतलब कदाचार द्वारा हटाया जा सकता है। यदि इनका जो है बिहेवियर न्यायपालिका के लिए या प्रशासन के लिए सही नहीं रहता है तो इनको हटाया जा सकता है। हटाने कारण कदाचार, मिसबिहेवियर, कदाचार। ठीक, फिर दूसरा क्या हटाया जा सकता है? दूसरा हटाने का,
इनकैपेबिलिटी, जो असक्षमता है, क्षमता, अक्षमता, इसके आधार पर इनको हटाया जा सकता है। अब हटाए जाने के पीछे अब क्या सीन है, इसमें ये वर्णित कहाँ है, ये वर्णित कहाँ है हटाया जाना, ये वर्णित है आर्टिकल 1 to 4 का 4 प्लस न्यायाधीशों का जांच अधिनियम, इंग्लिश में कह सकते हो इसको जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये जो है दोनों को देख लिया जाए, दोनों के जोड़ के देखें तो ये वर्णित है जजों को हटाने की प्रक्रिया। ये जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, अब हटाने की प्रक्रिया में ये जो दोनों को जोड़ने पर एक महाभियोग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि इनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा, इम्पीचमेंट, ठीक। लेकिन ये महाभियोग शब्द जो है इनके लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये महाभियोग शब्द, संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये कहते हैं बोलचाल की भाषा में महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। संविधान में यह शब्द वर्णित नहीं है, वर्णित नहीं है, ठीक। अब देखते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। अब जो है प्रक्रिया क्या रहती है, प्रक्रिया, प्रोसीजिंग क्या है, मतलब प्रोसीडिंग क्या है इसकी हटाने की। अब देखते हैं प्रक्रिया में, तो हमने पहले देखा ये कदाचार और क्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, और वर्णित ये कहाँ पर है, इस तरीके से है। अब प्रक्रिया में क्या रहता है, जो लोकसभा हो, लोकसभा में 100 सदस्य साइन कर प्रस्तावित करें, साइन कर प्रस्ताव रखें, मतलब 100 सदस्य प्रस्ताव तैयार करें इनका हटाने के लिए न्यायाधीशों को। जो कौन 100 सदस्य, जो लोकसभा के ही सदस्य होंगे, संसद होंगे, और वो अपने साइन द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास करने से साइन भी हुआ हो, उनका 100 सदस्य होने चाहिए कम से कम। और राज्यसभा में लोकसभा में सदस्यों की संख्या क्या होती है, 543 है, इस समय कितनी है, 543, पहले कितनी थी, 545 थी। मतलब जो है 26 जनवरी 2020 तक कितनी थी, 545 थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद से, मतलब उसी दिन के बाद से क्या हुआ, या उसी दिन से 26 जनवरी से ही क्या हो गई, 543, क्योंकि इसमें से 2 जो है आंग्ल लोग, जो आंग्ल भारतीय कहे जाते थे, उनको हटा दिया गया। मतलब अब वो भारत की लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे आंग्ल भारतीय, वो मनोनीत नहीं होंगे। तो अब वर्तमान में 543 है, ठीक। अब राज्यसभा, इसमें कितने हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है 245 सदस्य हैं, तो इसमें 50 सदस्य ये करें जो प्रस्ताव पास करते हैं, मतलब प्रस्ताव लाते हैं साइन करके सदस्य। अब बात आती है क्या, अब हटाने की प्रक्रिया में क्या रहता है, हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। जो है 2/3, मतलब दोनों सदनों से क्या रहना चाहिए, 2/3 उपस्थित तथा मत देने वालों का बहुमत। 2/3 बहुमत कैसा, उपस्थित था मत देने वालों का, 2/3 बहुमत हो, 2/3 बहुमत उपस्थित तथा मत देने वालों का, ठीक। और प्लस क्या होना चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत। मतलब जो है ये प्रक्रिया दोनों कब होती हैं, ये प्रक्रिया होती है, किस बहुमत से, विशेष बहुमत से होती है। मतलब राष्ट्रपति तो नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको हटाया जाना किससे होता है,
संसद द्वारा हटाया जाता है इनको देखा जाए, वो भी महाभियोग प्रक्रिया के तहत। और किस बहुमत द्वारा? विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत। विशेष बहुमत कैसा हो? उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक। और साथ साथ कुल सदस्यों का बहुमत, ये तो फिक्स होता है, कुल सदस्यों का बहुमत फिक्स है। जैसे लोकसभा में 543 हैं, 543 हैं तो कितना होना चाहिए, कितने से पास होना चाहिए? 272 से पास होना चाहिए, तभी तो 544 होंगे। और राज्यसभा से बाद में पास, ऐसे ही राज्यसभा में कितना पास होना चाहिए? 245 हैं तो कितना होना चाहिए? 100 कितना रख दें? 123, ठीक। तो 123 रखना चाहिए, 123 से पास होना चाहिए। अब हमने ये बात कर ली, अब इसके बाद देखते हैं क्या, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर हाँ, अब फिर से एक बार देखें क्या रहता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, जो इनका ओथ है, ओथ मतलब शपथ, शपथ, शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के देखें, जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देखें तो इसमें क्या होते हैं? सीजीआई हैं एक तो, मतलब इसके मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और अदर जो हैं अदर जजेस हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, अदर जजेस। तो जो सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है? इनको सीजीआई को शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ये क्या लिखे समझ जाइएगा, ये शपथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट सीजीआई को शपथ दिला रहे हैं। और अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? अन्य न्यायाधीशों को शपथ सीजीआई दिलाता है। समझिए, कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में, यही गलतियां छोटी छोटी होती हैं। जो मुख्य न्यायाधीश है भारत का, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता ही करता है, साथ में उसको शपथ भी दिलाता है राष्ट्रपति ही। और जो अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको शपथ कौन दिला रहा है? ये न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो बन गया है वही इनको शपथ दिलाएगा। यही हाई कोर्ट में क्या रहता है? हाई कोर्ट में यही जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एच का मतलब हाई कोर्ट है, इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल, गवर्नर, ठीक। और इनको शपथ कौन दिला रहा है? जो अदर जजेस हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? दिला रहे हैं शपथ जो ये CHJ मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, ये दिला रहे हैं शपथ। अब देखिएगा, नियुक्ति जो है ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत सभी न्यायाधीश, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश समेत मुख्य न्यायाधीश समेत सभी न्यायाधीश, इनकी सबकी नियुक्ति जो है, इनकी भी नियुक्ति और इनकी भी नियुक्ति, दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं क्या रहता है। शपथ की बात हो गई, फिर इनका टेन्योर क्या है? टेन्योर मतलब कार्यकाल क्या है? कार्यकाल किसका? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई निश्चित नहीं है, मतलब कोई निश्चित नहीं है, मतलब नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो कार्यकाल में देखा जाए, और क्या रहता है इनका जो है मिनिमम एज कोई जिक्र नहीं है, मतलब कोई नहीं, ठीक। लेकिन मैक्सिमम एज तक कितना रह सकते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो है मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीश, तो वो कितने तक? 65 वर्ष तक रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या है?
इसमें CGI आ जाएंगे प्लस अदर जो जजेस हैं, अदर जजेस, ये है मतलब। ठीक, अब इसके बाद जो देखा जाए हाई कोर्ट में, यही जो इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मतलब 62 वर्ष से अधिक, मतलब 65 वर्ष का मतलब क्या, मतलब इसके बाद अब न्यायाधीश रिटायर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद भी हाई कोर्ट में तो वो रिटायर हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं इसमें क्या रहता है। सैलरी की बात करें, सैलरी, वेतन, ये भी क्वेश्चन बनता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, CGI हैं और अदर न्यायाधीश, इनकी जो वेतन कितना होता है, इनका वेतन 2.5 लाख, 2.5 नहीं 2.8 लाख, 8 लाख मतलब क्या, 2,80,000 रुपये, इनका वेतन है। और इनका वेतन कितना है, 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। ठीक, इनका वेतन ये जो मिलता किससे है, भारत की संचित निधि से, संचित निधि से, भारत की संचित निधि से मिलता है ये। और इनको कौन कौन चीज़ें भारत की संचित निधि से मिलती हैं, वेतन तो मिलता ही है, साथ में इनको भत्ते भी मिलते हैं, ये भी मिलता है, साथ में जब रिटायर करते तो पेंशन भी मिलती है। तो तीनों चीज़ें किससे मिलती हैं इनको, भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक, तो इससे इनको मिल गया। अब वहीं पे जो बात आ जाए, जो बात आती है हाई कोर्ट के, जो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, और जो अदर जजेस हैं, अदर जजेस में क्या रहता है, इनको जो है क्या रहता है, इनकी सैलरी कितनी है, 2.5 लाख है, और इनकी सैलरी 2,25,000 है। अब रही बात इनके, जो इनको वेतन मिल रहा है, वेतन तो मिलता है, वेतन व भत्ते मिलते हैं राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक, अब देखते हैं, अब जो है, लेकिन जो इनको मिलता है साथ में जो पेंशन इनको मिलती है, ये पूछा जाता है, पेंशन जो है किस में मिलती है, भारत की संचित निधि से मिलती है, ये डिफरेंस है, भारत की संचित निधि से। अब देखते हैं, देखिए जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, इनको जो सैलरी है और वेतन है, भत्ते हैं, सब कुछ भारत की संचित निधि से मिलता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनको जो वेतन तथा भत्ते तो राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, ना कि भारत की संचित निधि से। लेकिन जिनको पेंशन रिटायर होने के बाद वह किससे मिलती है, भारत की संचित निधि से मिलती है। अब आगे हम देखते हैं, अब देखते हैं क्या इसके बाद देखें, जो इनका क्वालिफिकेशन है, योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, जो है सुप्रीम, इधर हम लिखे दें सुप्रीम कोर्ट मतलब CGI प्लस अदर जजेस। अब इधर क्या है, हाई कोर्ट, जो CJHC प्लस अदर जजेस। आप देखें इनकी योग्यता में, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक
इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर देखते हैं, अब इम्पोर्टेंट आता है, देखिए ये जज होने चाहिए, जज इन हाई कोर्ट, कितने साल, 5 वर्ष। उच्च, हाई कोर्ट को इंग्लिश में, हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश यदि 5 वर्ष हैं, 5 वर्ष होने चाहिए। और यहाँ पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश 5 वर्ष होने चाहिए। दूसरा क्या है, या तो क्या हो, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकालत की हो। अब इनके में देखें, जो भारत का नागरिक तो कॉमन है, अब इनके में जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या होना चाहिए, जो है किसी भी न्यायाधीश को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है तो उसके पास क्या अनुभव होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 10 ईयर्स, ठीक सॉरी हाँ, मतलब जिला न्यायालय में 10 वर्ष न्यायाधीश, और ये सेम रहती है। देखिए 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकील, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी योग्यता है, और 10 वर्ष यदि हाई कोर्ट में वह वकालत करता है तो वह हाई कोर्ट का भी न्यायाधीश बन सकता है, ठीक। तो उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकालत की हो, ठीक। तो इस प्रकार जो भारत में देखा जाए सबसे लंबे समय तक कौन रहता है भारत में न्यायाधीश, वाईडी चंद्रचूड़, ये रहते हैं 1978 से 85, और इन्हीं के समय PIL आई थी। कभी एक क्वेश्चन आया है UPPCS में या किसी में आया, उसको गलत उन्होंने आंसर दिया तो इस पर टिप्पणी की गई तो गलत पाया गया। प्रश्न था जो कहीं बता रहे हैं PIL किस मुख्य न्यायाधीश के समय आई, तो उसमें PN भगवती लोगों ने टिक लगाया, बल्कि PN भगवती ने प्रस्तुत किया, वो उस समय न्यायाधीश थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन था, चंद्रचूड़ थे। इसी समय ये कार्यकाल है, इन्हीं के समय आई थी, इसी कार्यकाल के बीच में। तो और सबसे कम समय में मात्र 17 दिन रहे कमला सिंह है शायद, कमला सिंह, ठीक। अब देखते हैं, जो है पुरुष ही हैं, लेडीज नहीं है, ठीक। अब देख रहे हैं कि योग्यता के बारे में हमने देख लिया। अब क्या रहता है, क्वालिफिकेशन हो गई हमारी, मतलब हमारी क्या, न्यायाधीश की। फिर अब इस पे चर्चा करने के साथ अब जो है सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उस पर देखते हैं थोड़ा सा। उससे पहले भी कुछ चीज़ें हम देख लेंगे, जैसे क्या होता है, हम कुछ आर्टिकल देखेंगे। 124 पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्ट 5 में दिया गया, भाग 5 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और जो आर्टिकल 124 ये इसके बारे में क्या चर्चा की गई है, जो आर्टिकल 124 में जो CGI है, CGI का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं तो इनकी मतलब ज्वाइनिंग कह सकते हो, या इनका टेन्योर कार्यकाल भी लिख दें, कार्यकाल है, ये रिज़ाइन है, ठीक। रिज़ाइन ये मतलब अपना इस्तीफ़ा किसे दे सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। और इनको हटाया जाना, हमने 124 का 4 बताया था हटाया जाना, तो इसकी चर्चा है इसमें, ठीक। तो ये भी कहा गया है।
और क्या रहता है इनका, जो इनकी नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ये भी इसी में है। तो ये 124 में आर्टिकल में ये बात की गई है। और क्या रहता है, जो है कार्यवाहक न्यायाधीश, सैलरी, अच्छा सैलरी, जो सैलरी की चर्चा हुई है, सैलरी मिलती है, वो आर्टिकल 125। फिर जो देखा जाए ये जो सैलरी हो गई, लेकिन एक पूछा था कभी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं, मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जिसे एक्टिंग सीजीआई कहेंगे। इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। अब ये किसके तहत, किस आर्टिकल में ये वर्णित है, दिया गया है आर्टिकल 126। फिर इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 127, ये तदर्थ न्यायाधीश, ये प्रश्न पूछा गया है, बच्चों ने लगभग बहुत बच्चों ने गलत ही किया था। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति पहली बात कौन करता है, नियुक्ति जो है सीजीआई करता है, सीजीआई। ठीक, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं करता है, कौन करता है, सीजीआई करता है। और ये किसकी सलाह पर, एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की सलाह पर। अच्छा, जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जब राष्ट्रपति को नहीं, सॉरी, सीजीआई को हटाया जाता है, या सीजीआई या जो न्यायाधीश अदर जो हैं, जजेस हैं, इनको जब हटाया जाता है, या मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, या न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो इनको जो हटाता है राष्ट्रपति हटाता है। पूरी प्रक्रिया भले सारी होती हो, लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाता है। विशेष बहुमत से पास होता है, लेकिन हटाएगा कौन अंतिम रूप से, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, ये याद रखिएगा। और किसके सलाह पर, एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। वो एडवाइस कैसी होती है, वही विशेष बहुमत से पास होके वही एडवाइस बनती है आके, उसी द्वारा राष्ट्रपति इसको हटाता है। ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश और इनके मुख्य न्यायाधीश। ठीक, फिर इसमें हमने बात ये कर ली। अब बात हो जाती है, ये हमने देख लिया, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है, सीजीआई कर रहा है। तदर्थ न्यायाधीश होते एक्चुअली में कौन है, ये केवल और केवल, ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। ऑप्शन में देता है तदर्थ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर लिखेगा ऑप्शन डी, इन सभी में तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। ये क्या होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है, मतलब उनकी गणपूर्ति जो कोरम होता है काफ़ी कम हो जाता है, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाता है। मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के रूप में कर दी जाती है, लेकिन तब तक जब तक कि किसी मामले में ऐसी स्थिति बनी रहती है। और उस समय तक जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था न्यायाधीश बनके, उसको वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाला मिलेगा, और जब वापस पहुंच जाएगा तो उसको वेतन हाई कोर्ट वाला हो जाता है। तो उसी को तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। तदर्थ न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, गणपूर्ति नहीं होती है, तब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया जाता है, ठीक। वेतन कैसे मिल जाएंगे, जब बना दिया गया तो वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मिलेंगे। अब क्या रहता है, हमने ये बता दिया। अब जो है नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। फिर अब रहता है क्या सीन, अब जो हम देखेंगे, जो मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट कह लें, मुख्य न्यायाधीश की जगह जो सुप्रीम कोर्ट, पावर्स ऑफ
पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या पावर है? तो इसकी एक पावर तो है, सबसे पहली पावर मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 131 में। जब कोई भी राज्य मतलब विवाद की स्थिति होती है, जब राज्य और केंद्र सरकार के बीच, तो कोई राज्य है केंद्र सरकार की शिकायत लेके कहाँ पहुँचता है? सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। तो इसमें कैसे विवाद होते हैं? जैसे केंद्र और संघ राज्य के बीच विवाद हो, वह होता है। केंद्र और राज्य मतलब एक राज्य हो या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, तब भी होता है। या दो से अधिक राज्यों या एक से अधिक राज्यों के आपस में विवाद हो जाए, समझिएगा, केंद्र और संघ राज्य, तब इस स्थिति में होती है, तब सुप्रीम कोर्ट कोई भी राज्य या केंद्र पहुंच सकती है। जब दो राज्यों की बात आपस में लड़ाई की होती है, तब यहाँ ये मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये डाली जाती है याचिका इस अनुच्छेद के तहत, और सुप्रीम कोर्ट को पावर होता है इसका विवाद सुलझाने का इस आर्टिकल के तहत। फिर जो है केंद्र और संघ राज्य के बीच विवाद, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, और राज्यों के आपस में विवाद इसके तहत सुलझाए जाते हैं। अब देखते हैं केंद्र व संघ राज्य, केंद्र व राज्य या राज्यों, दो या दो से अधिक राज्यों, ये ट्रिब्यूनल बनते हैं। इसीलिए जैसे नदियों का लफड़ा हो जाता है, दो राज्यों के बीच नदियों का विवाद है, जैसे कावेरी नदी जा रही है, उसका पानी है तमिलनाडु भी यूज ज़्यादा कर रहा है, और उससे पहले कर्नाटक थोड़ा कम कर पा रहा है, केरल और कम कर पा रहा है, तो इस प्रकार से विवाद हो जाता है। तो ये स्थिति होती है इनके बीच के विवाद का निपटारा करता है इस आर्टिकल के तहत। अब आ जाता है अपीली क्षेत्राधिकार। इसमें क्या रहता है? ये आर्टिकल, इसके अंतर्गत आर्टिकल आ जाते हैं 132, 33, 34 और 36। इसमें क्या रहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा अपीली न्यायालय माना जाता है। इसका मतलब यह है कि उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इसमें सुनवाई हो सकती है। अब आ जाता है कौन सा अधिकार हम कह सकते हैं? परामर्शी अधिकारिकता, परामर्शी या कैसे सलाहकारी अधिकारिकता। ये किस में आता है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 143, जान गए होंगे आर्टिकल 143। अब जो है इसमें क्या रहेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें जो है राष्ट्रपति कोई भी ऐसी विधि से संबंधित बात है जो उठ चुकी हो संसद में या उठने की संसद में संभावना हो रही हो, तो जो है क्या हो सकता है? तो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? CGI से परामर्श ले सकता है। और साथ साथ CGI के परामर्श के साथ साथ वह क्या कर सकता है? जो है ये तो कर ही सकता है, लेकिन वह उस परामर्श को माने या ना माने राष्ट्रपति, ये कोई बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति CGI से परामर्श ले सकता है, माने या ना माने, बाध्यकारी नहीं, मतलब बाध्यकारी नहीं। अब CGI क्या कर सकता है? प्रश्न अनावश्यक
समझकर मना भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। ठीक, तो ये हो जाता है। और हम क्या देख सकते हैं, रिट अधिकारिकता है, रिट अधिकारिकता, आर्टिकल 3(2), इसी में जो क्या है, रिटे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हमने बताया था, वही सब रिटे हैं। और उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, और क्या रहता है, प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिटें हैं इसमें बताई थी। ये क्या करता है, मूल अधिकारों की रक्षा, मूल अधिकारों की रक्षा। तो जो मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए नहीं दिख रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, तो हम इधर लिख रहे हैं मूल अधिकारों की रक्षा। की रक्षा। अब ये हो जाता है। अब इसके साथ ही और क्या रहता है इसमें देखा जाए, अनुच्छेद 129 अभिलेखी न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय मतलब इसमें क्या है, जो इसके फैसले हैं वो रिकॉर्डेड हो जाते हैं, उनका जो इस्तेमाल जो है अन्य डिसीजन में भी कह सकता है, और उन फैसलों को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और कोई भी उन फैसलों को मतलब अवमानना नहीं कर सकता है, उसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। यदि अवमानना करता है तो कोर्ट क्या समझता है, अपनी बेइज्जती समझता है। अवमानना के तहत कोई सरकार हो उस पर भी खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे भी सज़ा दे सकता है, और साथ साथ में कोई व्यक्ति है तो उसे 6 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माना भी दे सकता है इसके तहत। ठीक, अब देखते हैं यदि कोर्ट की अवमानना होती है और क्या कह सकते हैं, इसमें जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक, ये आर्टिकल 137 मतलब कोर्ट अपने डिसीजन दिया, कोर्ट ने पता चला उसे किसी के साथ अन्याय हो गया तो उसको डिसीजन को सही भी कर सकता है, और साथ साथ वो क्या करता है, संविधान का संरक्षक भी होता है, संविधान का संरक्षक। तो हमने इस प्रकार जो है इस चीज़ को पढ़ा, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अब केवल हाई कोर्ट की कुछ बातें बचेंगी, उनको बता देंगे। भारत की हमने न्यायपालिका को विधिवत ढंग से पढ़ लिया। तो इस प्रकार जो है आज हमारा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद, जय हिंद।